हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। और आज का जो ये फिजिकल वर्ल्ड का हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, है ना। तो सबसे पहले भी जो हम बात करते हैं फोर्स क्या होता है ना। तो वैसे भी जो फोर्स के बारे में हमें थोड़ा सा हमारे दिमाग में इमेज तो बन गई होगी कि इसको हम फोर्स बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए भी जो मैं अगर आपसे कहूँ कि फोर्स क्या है, हम छोटी क्लासेस से फोर्स की डेफिनेशन ही पढ़ते आए, तो आप कहोगे कि हम इस किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो वो फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स है ना। लेकिन ठीक है, हम उसकी डेफिनेशन जो एग्जैक्टली बनाना सीखे, वैसे हमको समझ रहा है कि ये इसको फोर्स बोला जाता है ना। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो उसके इफेक्ट के बेस पर बनाई जाती है कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम फोर्स के इफेक्ट देखे जो कि अगर हमारे पास कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट है ना, और रेस्ट ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हमें पता है कि रेस्ट ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर मोशन में आ जाएगा या मोशन में आने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब पहला इफेक्ट क्या है फोर्स का कि फोर्स रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। दूसरा जो उसका अपोजिट केस ले ले, क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन से हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, तो वहां पर फोर्स ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि मोशन में है तो मोशन से वो रेस्ट में आ जाएगा या रेस्ट में आने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये इफेक्ट हो गए जो। अब और इसके, है ना, एक्सेप्ट फोर्स और क्या क्या कर सकता है, तो हम देखें जो कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे एग्जांपल के लिए हम एक बॉल फुटबॉल लेते हैं, जो अगर हम उसको ऐसे कंप्रेस करें, ऐसे दबाएं, फोर्स लगाएं, तो हम क्या देखेंगे कि उसकी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, दब जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। इसका मतलब उसकी साइज और शेप चेंज हो गई, है ना। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकता है, या साइज और शेप में चेंज कर सकता है, या चेंज कर देगा जो, है ना। ये उसके इफेक्ट है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। तो बस इसी इफेक्ट के बेस पर हमने फोर्स की डेफिनेशन बना दी। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, मतलब हम किसी बॉडी पर एफर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रेस्ट मोशन में, मोशन से रेस्ट में ऐसे आ जाएगी। तो फोर्स क्या है, इज एन एक्सटर्नल एफर्ट या एक्सटर्नल फैक्टर विच चेंजेस और टेंस टू चेंज, मतलब चेंज कर ही देगा या करने की कोशिश करेगा, चेंजेस और टेंस टू change the state of rest, state of motion and size or shape of the object, and that external effort is called force. Okay, तो ये हुआ जो फोर्स की सिंपली डेफिनेशन उसकी। अब हम बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की, है ना। तो फोर्स को जो हम यहाँ दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, फंडामेंटल फोर्स एंड डायरेक्ट फोर्स। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि फंडामेंटल फोर्स और डायरेक्ट फोर्स क्या है ना। तो अगर यहाँ पर जो हम फोर्स देखें, है ना, हम अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे आसपास हमें कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कितने फोर्स वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, कितने एग्जांपल बता सकते हो। आप फ्रिक्शन फोर्स, है ना, मस्कुलर फोर्स, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा रहे हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है ना। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज कर दें, ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, तो आप इसका रीजन बताओगे, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या ग्रेविटी लग रही है जो, है ना। और क्या बता सकते हो, हम दो ऑब्जेक्ट को ऐसे रब कर रहे हैं, चला रहे हैं एक दूसरे पर, तो वहां फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। फिर इसी तरह से जो विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का नाम भले शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन फिर भी जो कहाँ पर लगता है, जैसे लिक्विड जो, है ना, मान लो कि जो हमारा सरफेस है उस पर लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड मतलब मान लो वाटर फ्लो हो रहा है ना, सरफेस पे हमने वाटर ऐसे फ्लो करवा रहे हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ठीक है, जैसे वाटर की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये फ्लो हो रही होगी, तो इसके नीचे वाली जो लेयर है, इस नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना। तो फिर इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर वाली लेयर की मोशन में थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो हमारा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और ऑब्जेक्ट की और लेयर लिक्विड की मोशन का अपोज करता है, तो इसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स, है ना। हम पढ़ने वाले हैं विस्कस फोर्स के बारे में आगे 11th क्लास में ही। तो यहाँ पर तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमने कहा ग्रेविटी, फ्रिक्शन, है ना, विस्कस फोर्स, ओके। और यहाँ
ठीक है, बहुत सारे जो हम एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ हमने ऐसे चौक को जो इस पे रब कर दिया, अगर हम यहाँ चौक के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऐसे हम इसके चौक को ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल बना दे तो ये सारे पार्टिकल नीचे की ओर गिरने लगेंगे। हम इसको कॉज बता देंगे, ग्रेविटी के कारण आ रहा है ना। हमने इस चौक को यहाँ पर इसे है ना इस पे चला दिया, अब जो तो हम रब कर दिया तो चौक के पार्टिकल निकलकर उस ब्लैक बोर्ड पर चिपक गए, जो है ना क्लीन कर गए। तो इसका मतलब वहां कोई दूसरा फोर्स है जिसने उसे अट्रैक्ट कर लिया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, हम आगे पढ़ते चलेंगे फोर्स के टाइप भी, सेंटीपिटल फोर्स, ये सारी बातें, है ना। तो इस तरह से ये जो हम बहुत सारे फोर्स के टाइप्स बता सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन बताया हमने, विस्कस बताया हमने, ग्रेविटी बताई हमने, ठीक है, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बताया है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे आसपास जो जितने भी फोर्स हम देख रहे हैं, अगर हम उन फोर्स के बेसिक कॉज पर पहुंचे कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, क्यों प्रोड्यूस हुए हैं, तो इन सभी फोर्सेस के पीछे हमें सिर्फ 4 फोर्सेस नजर आएंगे, जो उनका जो ओरिजिन है, उनका जो प्रोड्यूस होने का रीजन है, या हम कहें कि वो केवल 4 फोर्सेस से ही मिलकर बने होंगे। सभी फोर्स यूनिवर्स में जितने भी फोर्स का आप एग्जांपल दे दो, वो सारे के सारे सभी के सभी फोर्सेस किन से मिलकर बने होंगे, 4 फोर्सेस से मिलकर बने होंगे। तो इन फोर्सेस को ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फोर्स, जो मतलब फंडामेंटल फोर्स विच आर द ओरिजिन ऑफ अनदर फोर्सेस एंड विच कैन वर्क इंडिपेंडेंटली इन द नेचर, मतलब जो नेचर में इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और सभी फोर्सेस का ओरिजिन होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कहें जो कि हमने फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल दिया कि हम 2 बॉडीज को रब करते हैं, उसमें फ्रिक्शन लगता है, तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स का कॉज जाने कि क्यों फ्रिक्शन लगता है, तो फिर हम क्या पाएंगे वहां पर, अगर हम और अंदर उस पर डिटेल में डिस्कस करते जाए तो हम देखेंगे जो मटेरियल है, 2 सरफेस ऑब्जेक्ट, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर अगर हम अंदर और डिटेल में बात करें तो हम पाएंगे कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो चार्जेस हैं उनके कारण यहाँ पर फोर्स लगता है। तो बेसिक क्या समझ में आया हमको, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का रीजन कौन है, चार्जेस के बीच में लगने वाला है ना फोर्स। तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। फिर दूसरा हमने यहाँ पर देखा जो कि हमने ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने का एग्जांपल दिया, है ना। तो यहाँ कौन लग रहा है, ग्रेविटी। हम कहें जो कि जो यूनिवर्स में जो सन है, सन के अराउंड में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ भी जो किसी न किसी फोर्स से बंधी हुई है, ठीक है। अगर अर्थ बंधी नहीं होती सन से तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर सकती, है ना। हम ये सारी कंडीशन आगे पढ़ने वाले हैं कि क्यों नहीं कर सकती, ये सब बातें। तो हमने यहाँ देखा जो कि अर्थ जो है ना, सन जो है वो अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। फिर हम देखते हैं कि अर्थ के पास मून रिवॉल्व करता है, तो मून को अट्रैक्ट करके रखती है अर्थ। फिर ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं, फिर बारिश का पानी, जो रेनी सीजन में बारिश का पानी नीचे गिरता है, सारे सभी। तो इन सभी के पीछे अगर हम कॉज जाने तो हम पाएंगे कि सभी की सभी फोर्स किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, ग्रेविटेशन के कारण प्रोड्यूस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से बने, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम सभी फोर्सेस को अगर डिटेल में देखते चले, है ना। हमने मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल देखा कि हम किसी बॉडी को ऐसे उठा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मस्कुलर, तो हम कहेंगे हमारे मसल्स का फोर्स वहां लगा है। लेकिन मसल्स का फोर्स क्यों जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ, हमारी मसल ने कैसे फोर्स लगा दिया, तो हम पाएंगे कि मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ ऐसे, मतलब इंटरनली जो हम वहां पहुंचेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही ये सब हुआ है। तो हमारे नेचर में हमें जितने भी फोर्सेस के एग्जांपल देखने को मिलते हैं, आप किसी भी एंगल से किसी भी टाइप में आप फोर्स का है ना देख सकते हो, तो वो सभी फोर्सेस किससे ही मिलकर बने होंगे, इन चारों फोर्सेस में से उनके पीछे कोई ना कोई एक फोर्स होगा, जो है ना। या तो कुछ फोर्स जो हम देख रहे होंगे हमारे पास, वो किसका रीजन होंगे, किससे बने होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। या कुछ फोर्सेस जो हमारे आसपास हम देख रहे हैं, वो उसके पीछे कौन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, है ना। तो ऐसे फोर्सेस जिनसे दूसरे फोर्सेस ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये 4 फोर्स तो नेचर में वर्क करते हैं जो, ओके। तो ये जो हमारे फोर्सेस हैं,
ठीक है, विच आर वर्क इंडिपेंडेंटली इन नेचर एंड आर द ओरिजिन ऑफ अदर फोर्सेस आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस। मतलब दिमाग में इतनी बात बैठाओ, जो जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में, आप जितने भी एग्जांपल सुनो, आप बोलोगे कि वो इन चारों में से किसी न किसी एक फोर्स से बने होंगे, उनके पीछे कोई एक फोर्स होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। और नेक्स्ट जो ड्राइव फोर्स, ड्राइव फोर्स मतलब जो इससे इनसे प्रोड्यूस हुए हैं, इनसे ओरिजिनेट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमने फ्रिक्शन फोर्स कहा, फ्रिक्शन फोर्स किससे ओरिजिनेट हुआ है, किससे बना है, तो हम उसके पीछे रीजन पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, है ना। हम विस्कस फोर्स ने हमने कहा है जो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, हमने कहा जो विस्कस फोर्स। तो ये सभी बातें तो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो हम देखेंगे वो किससे मिलके बने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो ऐसे फोर्स, है ना, जो दूसरे फोर्स से ओरिजिनेट हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव फोर्स, है ना। तो ये एग्जांपल हुए, है ना, ड्राइव फोर्स के, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो ड्राइव फोर्स की, क्या लिखोगे, द फोर्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फंडामेंटल फोर्सेस आर कॉल्ड ड्राइव फोर्सेस, ओके। एंड यहाँ पर एग्जांपल आप उसके लिख दोगे, फ्रिक्शन, विस्कस, मस्कुलर, एसेक्ट्रा, है ना। तो ये था जो हमारे पास फोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। अब हम यहाँ पर इनको जो फंडामेंटल फोर्सेस को इंट्रोडक्टरी बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या है एक्चुअल में। इंट्रोडक्टरी बेस इसलिए कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अभी, क्योंकि जैसे इसमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पर हमारा एक चैप्टर पहले थे 11th क्लास में ही, उसको हम आगे वहां पढ़ेंगे, है ना। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ये हम पढ़ने वाले हैं 12th में जो। तो यहाँ हम सिर्फ उनका ये देखेंगे, उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये फोर्स किन के बीच में लगते हैं, है ना, कैसे, किनकी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बस ये, है ना। थोड़ा सा मोटे तौर पे हम इनको पढ़ेंगे, तो ज्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हायर क्लासेस में है ना, 11th-12th लेवल पे इसका ज्यादा बात नहीं होगी जो, है ना, उसकी मेन आप डिटेल हायर क्लासेस में देखोगे। तो नेक्स्ट चलिए जो हम इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस का, आप इतना नोट कीजिए, ओके। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हम जनरल से उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमको पता ही है, वैसे 9th क्लास में आप पढ़ते होगे, तो हमने तो जनरली नोट किया होगा कि कुछ एग्जांपल हम देख ले जो, है ना। जैसे हम कहें जो कि जो सन है, सन के अराउंड में अर्थ क्या कर रही है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है ना, है ना। अर्थ से मतलब बहुत सारे सभी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं जो वो, है ना, मतलब कोई ना कोई एक फोर्स जरूर लग रहा है जो इनको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है जो, है ना। अदरवाइज तो कोई बॉडी अगर उस पर सेंटर की ओर अगर एक फोर्स नहीं लगता हो तो वो कभी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर पाएगी। ये हम रीजन सर्कुलर मोशन वाले एग्जांपल में देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि अर्थ है, तो अर्थ घूम रही है मतलब सन की रिस्पेक्ट में, तो इसका मीनिंग ये है कि जो सन है, सन ने अर्थ पर एक फोर्स लगा कर रखा है। किस वजह से लगा के रखा है, क्या यहाँ पर फोर्सेस है जो, है ना, क्या उसका रीजन है। तो यहाँ इससे हमको एग्जांपल पता चला कि सन क्या है, सन के पास एक मास है, अर्थ के पास मास है ना। या हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्रीली रिलीज कर दे, पत्थर ले उसको ऐसे छोड़ दे, तो हम देखेंगे पत्थर भी नीचे गिर जाएगा। क्यों, तो पत्थर के पास मास है, जो अर्थ के पास मास है, उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी मासिव ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास क्या होता है, मास होता है जो, है ना, तो उस मास के कारण उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं जो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जो, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मींस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द ऑल मासिव बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स में जितनी भी मासिव बॉडी है उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ओके। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ उसकी जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसका एक फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो दो बॉडीज, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट जो ऐसे रखे हैं, ठीक है, जिनके मासेस m1 और m2 है, जिनके बीच की डिस्टेंस r है, ओके।
तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इनके बीच में जो फोर्स लगेगा जो वो होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला जो कहाँ से आया कैसे आया ये हम सब 11 चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट 11 में ही पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल। बस अभी फॉर्मूला इसका ध्यान में रख के चलिए, है ना। ये 9th में हमने पढ़ा है, मतलब जो फोर्स है वो कितना लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, इतनी उसकी वैल्यू होती है। जो जहाँ m1 m2 पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे का मास, r उनके बीच की डिस्टेंस, है ना। फिर g क्या है यहाँ, वेयर g इज ए, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11, ठीक है। और यूनिट क्या बनेगी उसकी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, है ना, ये यूनिट बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट, है ना, ये क्या है, तो यहाँ लिख देना जो इट इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट है एक, और इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये, है ना। अब इसका कॉज क्या है जो, है ना, क्यों लगता है फोर्स, तो ध्यान रखिए जो, जैसे, है ना, मतलब हम कहें जो, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट है वो फोर्सेस की भी रीजन बताते हैं कि दो बॉडीज के बीच में फोर्स क्यों लगता है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो हमने कहा कि दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में क्या लग रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्शन लगेगा, लाइक चार्जेस हो तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च यहाँ पर जो ऐसा मानना है कि जिन भी बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहे हो, कोई भी तरह का फोर्स लग रहा हो, है ना, तो वहां उन बॉडीज के बीच में कुछ पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, जो उन पार्टिकल के एक्सचेंज होने के कारण ही कोई ना कोई फोर्स जनरेट होता है। तो जैसे चार्जेस हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा। तो ये अट्रैक्शन क्यों लगेगा, तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि इनके बीच में भी जो, है ना, किसका, फोटोन पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है, फोटोन पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे होंगे, गामा रेडिएशन जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब एक पार्टिकल होगा जो, अभी जैसे आप बोलोगे फोटोन क्या है, कैसा नाम ले लिया, तो जैसे जो हम, आप जानते होंगे कि अभी हमें जो 10th लेवल पे, है ना, 10th लेवल पर, ठीक है, आप क्या जानते हो कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इतनी बातें जानते हैं। मतलब अभी तक आप किन पार्टिकल से नॉन हो, इलेक्ट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनसे, इससे आप इंट्रोड्यूस हो। लेकिन ऐसे ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी और कई पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मतलब न्यूट्रिनो होता है ना, और पॉजिट्रॉन होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे अंदर पार्टिकल्स होंगे, मेसॉन्स होंगे, बोसॉन होंगे, ऐसे, है ना। अभी आप उस पर बताइए कि क्या ये पार्टिकल कौन से है, क्या है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है हायर लेवल पे। तो इस तरह से अभी इतना ध्यान में रखिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, इनके अंदर भी और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो आप हायर इस पर पढ़ोगे तो लेवल पर, है ना। तो यहाँ वो पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, या चार्जेस के बीच में उन पार्टिकल का क्या होता रहेगा, एक्सचेंज होता रहेगा। तो जैसे फोटोन पार्टिकल का अगर एक्सचेंज हुआ दो चार्जेस के बीच में, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। तो इसी तरफ जो साइंटिस्ट का कहना ये है कि दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, तो उनके बीच में भी कोई ना कोई पार्टिकल एक्सचेंज होता होगा। तो उनके बीच में भी एक पार्टिकल होगा जो m1 से m2 में जा रहा है, m2 से m1 में आ रहा है, उसके कारण उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बना है ना। तो यहाँ पर उस पार्टिकल को अभी क्या कंसीडर किया गया है, उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया है, तो ग्रेविटॉन, मतलब ऐसा माना जा रहा है अभी, ठीक है। दिस फोर्स, ठीक है, इज causes, ठीक है, is causes due to the
एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन, ठीक है। और ये सिर्फ हाइपोथेटिकली जो अभी माना जा रहा है, मतलब ये बात अभी प्रूफ नहीं हुई है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। मतलब एक थ्योरी अभी दी गई है कि जैसे फोटॉन चार्जेस के बीच में पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, मेसॉन्स, फोटॉन्स, है ना, ठीक है, बोसॉन्स, तो उनके बीच में फोर्स लगता है। तो इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन सा कोई ना कोई पार्टिकल होगा जो एक्सचेंज हो रहा होगा, तो उस पार्टिकल को नाम अभी ग्रेविटॉन दिया है। ऐसी थ्योरी अभी चल रही है। तो ये अभी भी रिसर्च का टॉपिक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर, है ना, कौन से पार्टिकल एक्सचेंज होने के कारण फोर्स जनरेट होता है। तो अभी यहाँ पर उसको ग्रेविटॉन नाम दिए गए, और ये थ्योरी अभी, है ना, प्रूफ नहीं हुई है रिसर्च में, तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुई है, इस पे रिसर्च चल रही है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है हाइपोथेटिकली, मतलब ऐसा माना जा रहा है अभी, ठीक है। और ध्यान में रखिए, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ लिख तो दिया है पढ़ने के लिए कि क्या हमारे नॉलेज के लिए कि क्यों ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ग्रेविटॉन्स कुछ पार्टिकल्स होते होंगे, उनके एक्सचेंज के कारण ऐसा लग रहा है। और ये बात अभी हाइपोथेटिकल है, जो है ना, सिर्फ काल्पनिक बात है, अभी प्रूफ नहीं हुई है। ओके, तो कॉज क्या हुआ उसका, एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स, ध्यान रखना, लेकिन हाइपोथेटिकली, ओके, ये हमको नॉलेज के लिए हमने पढ़ा है बस, ठीक है। फिर अगला है जो सोर्स, उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, है ना, कैसे प्रोड्यूस होगा, कहाँ सोर्स, तो कहाँ से प्रोड्यूस होगा जो, है ना, मास, अगर बॉडीज में मास है तो डेफिनेटली वहां कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो इसका सोर्स क्या है, कौन है, मास है, मास के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जहां मास नहीं है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। एक्स बिटवीन, अगला है जो एक्स बिटवीन, मतलब किन के बीच में काम करता है, तो मास के बीच में ही काम करता है, जो दो बॉडीज के मास के बीच में ही वर्क करेगा, है ना। फिर नेक्स्ट, इसका नेचर क्या होगा, नेचर मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो नेचर क्या होगा, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना, क्या रहेगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता, दो बॉडी मास के कारण एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये नेचर में हम बताएंगे, है ना। फिर अगला है उसकी रेंज, ठीक है, रेंज, तो ये फोर्स कैसा कहलाता है, जो लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब, ठीक है, पता ही समझ में आ रहा होगा, जो जैसे हमने सन की बात की और अर्थ की बात की, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो तब भी ये फोर्स लगते रहता है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब हम दो ऑब्जेक्ट को अगर, है ना, उनको इनफाइनाइट तक क्या कर दे, है ना, डिस्प्लेस कर दे, तो उनके बीच की डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट भी हो जाए तो भी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता रहेगा, फिर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इसलिए ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। ये एक्स अप टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, इतने डिस्टेंस तक वर्क करता है, रेंज का मतलब, ठीक है। फिर अगला है ना, या यहां पर चलिए, ओके। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, यहां से भी इतना लिखते हैं, तो रेंज में इंफिनिटी लिखते हैं बस, ओके, इंफिनिटी तक रेंज है उसकी। फिर नेक्स्ट है अगला हमारे पास, रेंज लिख दिया हमने। फिर आएगी रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ओके। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगी, 1, है ना। रिलेटिव स्ट्रेंथ बोले तो क्या, मतलब हम यहाँ पर चारों सभी जो हमने 4 फोर्स पढ़े हैं उनका कंपैरिजन हम करेंगे, तो कौन सा फोर्स कितना, है ना, पावरफुल है दूसरे फोर्स के रिस्पेक्ट में, कितना ताकतवर है ना, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसको हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का रेफरेंस लिया है, मतलब अभी जो हमारे 3 फोर्स आएंगे उन फोर्सेस की पावर, उन फोर्सेस की स्ट्रेंथ हम किसकी रिस्पेक्ट में बताएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसलिए हमने इसकी स्ट्रेंथ को 1 मान लिया है। अब
इसकी रिस्पेक्ट में अगला फोर्स कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, कितने टाइम्स है ना उससे वीक है, ये सब हम आगे डिस्कस। तो ये उसकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं जो, ठीक है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को हमने 1 मान लिया, इसकी रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जो और बात करें हम यहाँ पर, है ना, ये तो होगी। फिर कैसा फोर्स है, ठीक है, और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑलवेज द, ये चलो पहले हम लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स अब क्या होगा, आप बोलोगे यार ये फोर्स कौन सा फोर्स आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को कहा जाता है जिसका वर्क डिस्प्लेसमेंट के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना। फिर वैसे हम ये कंजर्वेटिव फोर्स आगे और एग्जाम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, इसकी कॉन्सेप्ट क्यों यूज होती है, कंजर्वेटिव फोर्स क्यों, है ना, हम कंसिडर करके चलते हैं वो सारी बातें। लेकिन फिर भी अभी थोड़े से नॉलेज के लिए देख लो। जैसे हमने कहा जो एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट को हम पोजीशन ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस तक, h तक। मतलब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, उसको कौन सा फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, नीचे। मतलब उसको नीचे लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। यहाँ हमने कह दिया यहाँ कितना वर्क किया उसने, W1। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, पहले इस पाथ से आया, अब यही ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे पाथ से होकर आया है ना। हाइट उतनी ही है h, लेकिन पाथ उसका ऐसा हो गया है ना, ये ऐसे ऐसे होते हुए आया है। कंसीडर कर लो ऐसा कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट इस तरह से नीचे आया है, अर्थ ने उसको ऐसे नीचे खींचा अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो अगर यहाँ पर W2 वर्क बोल दो, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन से केस में वर्क ज्यादा हुआ होगा, इस केस में वर्क ज्यादा है या यहाँ, है ना, ज्यादा वर्क होगा। भाई एक में सीधे सीधे आ गया है ना, मतलब फोर्स ने वर्क किया वहां पर, और एक में ऑब्जेक्ट घूम कर आया है। तो दोनों में वर्क कौन से केस में ज्यादा लग रहा है हमको, है ना। तो हमको ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ ऑब्जेक्ट को घूम कर आया है ऐसा, तो यहाँ ज्यादा वर्क हो रहा होगा। मतलब हमको ऐसा फील हो रहा होगा यहाँ, ऐसे हमारे दिमाग में बात आ रही होगी कि W2 इज ग्रेटर देन W1, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये दोनों वर्क सेम होंगे। क्यों ऐसा, मतलब यहाँ इसकी डिस्प्लेसमेंट का पाथ सीधे है और इसकी डिस्प्लेसमेंट का पाथ भी तो ऐसा कर्व है ऐसे, है ना। लेकिन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है। इसका मतलब जो फोर्स है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। फोर्स का जो वर्क है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता वर्क कि हमने ऑब्जेक्ट को कैसे घुमा के लाए। तो ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं जिसके थ्रू किया गया वर्क डिस्प्लेसमेंट के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना। चलिए, तो ये था जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है ना। वैसे हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर हमने यहाँ नाम लिखा है तो थोड़ा बहुत समझ में तो आ जाना चाहिए, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। दूसरा जो कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, ओके। सेंट्रल फोर्स मतलब सेंटर से ओरिजिनेट होने वाला, ठीक है। यहाँ पर originated from the center of a body, मतलब जो बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स बना रही है वो फोर्स उसके सेंटर से ओरिजिनेट होगा। जैसे ऐसे सोचो, हमने कहा जो ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाया है, तो ये अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, है ना। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ मास के कारण, ठीक है। तो अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, अर्थ पर सरफेस पर आ गया यहाँ पे, है ना। तो क्या फोर्स लगना बंद हो जाएगा? भाई सरफेस पे बॉडी आकर रुक गई, है ना, वो बॉडी सरफेस पे आके रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या फोर्स लगना बंद हो गया? नहीं, तो हम पाएंगे कि अगर हम यहाँ पर मान लो सरफेस को ऐसा बना देते हैं, गड्ढा कर देते हैं, है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी आ जाएगा,
मतलब तब अट्रैक्शन तब भी लग गया होगा। फिर अगर हम ऐसा करते करते ऑब्जेक्ट को कहां तक पहुंचा दे, सेंटर तक, तो वो फोर्स सेंटर तक लगेगा ऑब्जेक्ट पे। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, सेंटर से, है ना। तो ये बॉडी भी फोर्स प्रोड्यूस करेगी, ऑब्जेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, वो कहां से करेगा, उसके सेंटर से, मतलब सेंटर से ओरिजिनेट होने वाले फोर्सेस, ओके, इन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। और ये कैसे वर्क करेगा, लाइन ज्वाइनिंग द अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग में वर्क करेगा, ओके। तो इसलिए सेंट्रल फोर्स हम बोलते हैं उनको, है ना। तीसरा जो यहाँ पर क्या रहेगा, लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। ऊपर हम लिख ही चुके थे लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब, है ना, कहां तक वर्क करेगा, वर्क अप टू इनफाइनाइट, ओके। और है ना, लॉन्ग रेंज हो गया, लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑलवेज द, ठीक है, इनवर्स स्केयर लॉ, ठीक है। अब आप बोलोगे इनवर्स स्केयर लॉ क्या है, तो यहाँ देखना, ये जो फोर्स है हमने कहा कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पर। कैसे डिपेंड करेगी, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, है ना। और डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ती है जो, है ना, तो फोर्स उसकी स्क्वायर टाइम डिक्रीज होगा। एग्जांपल के लिए हमने कहा डिस्टेंस 2 से इंक्रीज हो गई, है ना, जो डिस्टेंस है वो 2 से इंक्रीज हो गई, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर कोई भी, अभी यूनिट मीन हुआ, तो फोर्स कितना डिक्रीज हो जाएगा, है ना, उसकी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम डिक्रीजेस, ऐसा, है ना। तो ये किसको ऑबे कर रहा है, जो ये ऑबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये वाला, है ना। तो ये उसकी कुछ क्या हुई, जो प्रॉपर्टीज हुई फोर्स की, है ना, कंजर्वेटिव, सेंट्रल, लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है, ऑलवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर और लिख देते हैं हम, ठीक है, कैन बी ऑपरेट्स, ठीक है, इन वैक्यूम, कैन बी ऑपरेटेड इन वैक्यूम, मतलब ये कहां पर भी वर्क कर सकता है, वैक्यूम, है ना, ठीक है। ऑपरेट्स लिखो या वर्क या एक्स, है ना, इन वैक्यूम लिखो, एक्स लिख देते हैं, कैन बी एक्स इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में भी वर्क करेगा। वैक्यूम में से मतलब क्या है, उससे वर्क करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे, है ना, मीडियम से हमारा मतलब क्या है यहाँ पर, उसको समझे बेटा। जैसे मैं आपको कहूँ जो हमें किसी बॉडी पर फोर्स लगाना है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे सामने क्या रखा हुआ है, ठीक है, डोर है, जो उस डोर को हमें ओपन करना है ना, तो हम क्या करेंगे, या हमें एक बटन है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसको हमको ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद जाकर वहां उसको पुश करके आएंगे, है ना, या डोर है तो उसको खींच कर आएंगे, मतलब हमारा फोर्स हमारे थ्रू जाएगा, है ना। या फिर हम क्या करेंगे, एक छड़ ले लेंगे, तो एक रॉड ले लेंगे और उससे पुश करेंगे उसको, ये दरवाजे को ओपन करना है, खोलना है, तो हम एक रस्सी बांध के उसको दूर से खींच सकते हैं, है ना। तो हमारा जो फोर्स है, अगर हम छड़ से ऐसे दबा रहे तो हमारा फोर्स किसके थ्रू होते गया, उस रॉड के थ्रू होता गया, तो रॉड क्या हो गई है कि मीडियम हो गई। हमने दूसरा एग्जांपल कहा, हम डोर को खींचते हैं, तो डोर को खींचना हुआ मतलब क्या, हमारा जो फोर्स है वो रस्सी के थ्रू होता गया, तो ये एक मीडियम है ना। तो मीडियम से समझ में आया, जिसके थ्रू होकर फोर्स चलता है ना, एक से दूसरे तक पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन इससे फोर्स पहुंचाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर, है ना, 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, M1 और M2, ठीक है। तो यहाँ अगर ये जुड़े हुए हैं एक रॉड से, एक वायर से, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, अभी कनेक्टेड है। अब हमने कहा कि हम इन दोनों बॉडीज को हटा देते हैं,
सॉरी ये वायर को हटा देते तो क्या अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा उनके बीच, अभी भी लगेगा, है ना। तो यहाँ जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये बीच में कोई छड़ या कोई रॉड नहीं होना चाहिए, हो तभी वो लगेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या बीच में इनके बीच में कोई कनेक्शन हो, फिजिकल कांटेक्ट हो तो ही फोर्स लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वैक्यूम में भी वर्क कर सकता है, मतलब इनके बीच में एयर भी नहीं है तो भी इनके ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे, है ना। तो कैन बी एक्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी वर्क एक्ट कर सकता है ना, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। फिर अगला है पे एक और लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ओके, वही बात है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करता। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता मतलब जैसे ऐसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है M1, दो ऑब्जेक्ट है M1 और M2, है ना, दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, तो इनके बीच में हमने फोर्स निकाला, है ना, 1 और 2 के बीच में हमने कहा कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। ओके, अभी इनके बीच में एयर और वैक्यूम रखी है ना, एयर और वैक्यूम रखी है, तो इन पे हमने फोर्स निकाला फिर 10 न्यूटन, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एयर है। अब अगर मान लो हम यहाँ एक ग्लास रॉड रख देते हैं, ग्लास की प्लेट रख देते हैं या मेटल रख देते हैं, अब हम इनके बीच में फोर्स निकाल रहे हैं, है ना, तो अब भी जो ग्लास रख देने पर भी फोर्स उतना ही आएगा दोनों के बीच में। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रखा हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, थर्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम कहें M1 का M2 पे फोर्स कितना है तो हमेशा कितना रहेगा, 10 न्यूटन, है ना। या फिर हम ऐसे कहें कि हम एक थर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ रख देते हैं, ओके, M3, तो अब क्या होगा इससे, तो भी हम यही कहेंगे कि यहाँ पर M1 M2 के बीच में जो फोर्स है वो M3 की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। ये हाँ, ये हो जाएगा कि M3 भी उस पर फोर्स लगाने लग जाएगा, लेकिन M1 M2 का फोर्स तो हमेशा कितने रहेगा, 10 न्यूटन ही रहेगा। तो वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पर, है ना, ऐसे। तो फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये एग्जांपल बता दो। इंपॉर्टेंस हम बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंस हमको पता ही है जो, है ना, अर्थ जो है ना, यूनिवर्स के अराउंड में और सन के अराउंड में घूम रही है, तो इससे डे नाइट होते रहते हैं, सीजन चेंज होते रहता है, तो ये सारी बातें, है ना, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगेगा तो जो हमारी अर्थ है वो यूनिवर्स में कहीं पर भी, है ना, मोशन करने लग जाएगी और किसी दूसरे प्लेनेट से टकरा जाएगी और क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फोर्स है। इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट, सभी जो प्लेनेट्स है वो अपने अपने ऑर्बिट में, ठीक है, स्टेबल होकर रिवॉल्व कर रहे हैं जो। अदरवाइज अगर ये फोर्स नहीं रहता तो कोई भी ऑब्जेक्ट इधर भी मोशन कर सकता था और टकरा जाते, ऐसा हो जाता है, ऐसा, है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस तो हमें पता है ना। फिर एग्जांपल दे दे यहाँ पर कि कहाँ लगता है, तो फोर्सेस बिटवीन द प्लेनेट्स, ओके, फोर्स बिटवीन द प्लेनेट्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो। हमने समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ दे दिया, आपको एक्स्ट्रा पता हो आप लिखते रहे यहाँ पे, है ना, फोर्स ऑन ए फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द अर्थ, ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल बना सकते हो, ओके। तो ये था जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या ये है ना। कॉज उसका ध्यान रखना, मैंने जो कॉज बताया है कि ये ग्रेविटॉन्स के एक्सचेंज के कारण प्रोड्यूस होता है, तो ये तो सिर्फ हाइपोथेटिकल बात है, इस पर रिसर्च अभी भी रनिंग पे है, ठीक है। ये हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये प्रूफ हो चुका है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट के लिए, जानकारी के लिए हमने इसको यहाँ पर पढ़ लिया है जो, ओके। चलिए, तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, है ना, अब हम देखते हैं अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कहाँ लगता है और किसके कारण लगता है, तो जैसे हमने पढ़ा है जो कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, है ना, चार्जेस मतलब आपने पढ़ा होगा कि छोटी क्लासेस में, जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव मतलब 2 प्रोटॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन हम बोल दें,
है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन या 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है ना, जिससे इस फोर्स को हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। पॉजिटिव के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, है ना। और फिर 2 मैग्नेट्स के बीच में, जो मैग्नेट अगर हम ले तो उनके बीच में भी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से फोर्सेस बिटवीन द मैग्नेट, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। या हम इस तरह से कहें जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कंबाइंड फॉर्म है ना, दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। और ये कब ओरिजिनेट हो सकता है, जैसे हम कहे जो एक चार्ज है ना, समझना, एक चार्ज कैसा है, रेस्ट में, रेस्ट मतलब रुका हुआ चार्ज है, ठीक है। तो रेस्ट चार्ज जो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ए चार्ज इन रेस्ट, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। एक रेस्ट चार्ज अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, जैसे मान लो ये रेस्ट चार्ज है ना, अब इसके पास में आप दूसरा चार्ज रखते हो तो उस पर यहाँ रखने पे फोर्स लगेगा, है ना। फिर हम इसको यहाँ रख देते तो यहाँ पर भी इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब इसको यहाँ रख दे तो भी फोर्स लगेगा। तो इस तरह से हम इस रेस्ट चार्ज के पास में कहीं दूसरे चार्ज को कहीं पर भी रख दे आसपास में, तो उस पर एक फोर्स लगने लग जाता है। तो वो जो फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर ये फोर्स वर्क करेगा, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। तो एक रेस्ट चार्ज जो है, हमने क्या नोट किया बेटे, यहाँ पर रेस्ट चार्ज है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक चार्ज पर फोर्स लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर और चार्ज पर क्या लगता है, जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना। चार्ज पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। अब नेक्स्ट ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है, अगर ये मोशन करने लग जाए, जैसे हमने कहा कि पहले ये रेस्ट में था, तो रेस्ट में वो किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा चार्ज पर, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। अब यहाँ जो नेचर में ऐसा पाया गया है कि, है ना, साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में ये जान चुके हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अगर मोशन करने लग जाए, है ना, अगर मोशन में, चलो इधर बता देते हैं, अगर चार्ज मोशन में है तो ये मोशन वाला चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसा एक मैग्नेट बनाता है वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड मोशन मूविंग चार्ज भी बनाता है, जो, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या नोट किया कि जैसे चार्ज रेस्ट में है तो वो एक फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक, है ना, चार्ज 1 पर किसी एक डायरेक्शन में। अब यही चार्ज अगर मोशन करने लग जाता है, तो मोशन जैसे ही करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगा ही रहा होगा, एक और नया फोर्स जनरेट कर देगा वो, उस पर जो चार्ज 1 है उस पर एक दूसरा फोर्स और लग जाएगा, जिससे क्या नाम दिया गया, तो फिर इससे क्या समझ में आया साइंटिस्ट को कि यार एक फोर्स और लगने लग गया यहाँ पर, मतलब एक दूसरा फील्ड और बना होगा। तो वो फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो क्या बात समझ में आई, ये मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स और लगेगा। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, या इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के कारण जो इफेक्टिव फोर्स होगा, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो आज समझ में तो यहाँ पर कि किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है ना, चार्ज मोशन में है या चार्ज रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों बना रहे हैं, तो वहां पर उनके कारण वो फोर्स जनरेट हुआ है। मतलब बेसिक कॉज कौन है यहाँ पर प्रोड्यूस होने का, चार्ज मोशन में कर रहा है, रेस्ट में है, तो अगले चार्ज पर वो दोनों फोर्स लगा सकता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, द इफेक्टिव फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या ऐसा भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। चलिए इतने में हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है, तो वेयर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दो फोर्स हमने कहे तो उसमें से हम इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला शो कर रहे हैं बस, है ना। दो फोर्स लगते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है ना। तो यहाँ पर जो हम उसमें से केवल इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बता रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे Q1 तो यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ठीक, और Q2 यहाँ क्या हो गया, चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल। हाँ समझ में, है ना। जैसे हमने मास बताया था कि एक बॉडी में इतना मास है उतना मास है, अब यहाँ पर हम चार्ज बता रहे हैं, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। तो पहले बॉडी का चार्ज की वैल्यू Q1, दूसरे की Q2, तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा, मतलब सेम वैसे ही फॉर्मूला है जैसे ग्रेविटेशनल का होता है, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। जहाँ बस M1 M2 की प्लेस पर हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, और K के बदले यहाँ G के बदले K, ठीक है, वेयर K इज ए कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है इसको जो हम, है ना, दूसरे पूरा अगर लिखे तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो साइन बना है, ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन, है ना। एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, और ये नॉट ये लगा हुआ है, ये साइन होता है एप्सिलॉन का, है ना। और यहाँ ये लगा दिया जीरो जैसा, तो इसे नॉट पढ़ते हैं, है ना, ऐसा। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ई जैसा बनता है ना, ठीक है। फिर इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और यूनिट बनेगी इसकी जो यहाँ से, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। अभी जो आप सोच रहे हो कि अभी कैसे कैसे टर्म्स आ रहे हैं, है ना, तो ये जो हम 12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सब समझ में आएगा आपको, एप्सिलॉन क्या होता है, ये सब सारी बातें। अभी सिर्फ इस फॉर्मूले का हमको एक जगह यूज है आगे 11 के फिजिक्स में, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है जो, है ना, ठीक है। तो चलिए बस इसमें ज्यादा, है ना, वो मत कीजिए कि कहाँ से कैसे आ रही है वैल्यूज, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हम देखते चल रहे हैं ना। तो ये रहेगा जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें से इलेक्ट्रिक फोर्स की हमने वैल्यू बताई। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है QB, ठीक है, जहाँ B होता है मैग्नेटिक फील्ड, फिर इनका सम दोनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाएगा, है ना। चलो ठीक है, अब ये फोर्स क्यों लगता है ना, तो दो चार्जेस के बीच में जो, है ना, जैसे हमने कहा कि दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो दो प्रोटॉन्स है ना, तो इनके बीच में क्या लगना है, रिपल्शन फोर्स। तो दो प्रोटॉन इसे रखें तो इनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रहा होगा। ध्यान रखिए कि फोर्स क्या है, एक इंटरेक्शन है, बिना इंटरेक्शन के फोर्स नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो उनके बीच में लेन देन हो रहा होगा जो फोर्स बनाएगा। तो उनके बीच में जो छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब जितनी भी हम फोर्स पढ़ रहे हैं अभी, उन सब के पीछे, है ना, क्या होता है, क्यों प्रोड्यूस होते हैं वो, एक्सचेंज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक्सचेंज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब आप बोलोगे ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, अभी ये तो अभी हमने सुना ही नहीं कभी। तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सुना है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके अंदर होते हैं कॉर्क्स, है ना। मतलब हमारा जो मटेरियल है कहाँ से बनने की शुरुआत हुई, अभी तक हम क्या जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला, फिर इलेक्ट्रॉन बना, फिर एटम बना। एक्चुअल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नहीं होती, तो और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बने होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉर्क्स से बने होते हैं, ये 6 टाइप के कॉर्क्स होते हैं जो, है ना, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर इसमें बोसॉन्स होते हैं, फिर मेसॉन्स होते हैं जो, मतलब इनमें जो पार्टिकल और अंदर पाए जाते हैं, किसके अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर, इनके अंदर जो पार्टिकल और अंदर हमको मिलते हैं उन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं, है ना, है ना, बोसॉन्स, मेसॉन्स, लेप्टॉन्स, बेरियॉन्स, ऐसा हम उसको कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। ये बहुत बड़े लेवल का टॉपिक है जो, मतलब क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है ना। हम 11-12 में इसमें डिस्कस नहीं करते, 12th में भी नहीं पढ़ते इनके बारे में, ठीक है, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स का टर्म्स है वो,
तो आप उसको कॉलेज लेवल पर पढ़ोगे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए तो ध्यान में रख ले कि पार्टिकल के अंदर ऐसे और कई सारे पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। तो जैसे नाम तो ध्यान रख सकते हो, क्वार्क्स होते हैं, बोसॉन्स हो सकते हैं, मेसॉन्स हो सकते हैं, है ना, लेप्टॉन्स होते हैं, बेरियॉन्स होते हैं, है ना। तो इनको, ठीक है, चलिए ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा, ठीक है। तो जब भी कोई फोर्स जनरेट होगा वो इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के एक्सचेंज के कारण होगा। जैसे मान लो दो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के बीच में भी कोई और फंडामेंटल पार्टिकल है ना, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटॉन, मतलब ठीक है। प्रोटॉन के बीच में क्यों अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा, तो क्यों लगेगा, तो इस प्रोटॉन से छोटे छोटे से, फोटॉन मतलब क्या है, एनर्जी बंडल, ठीक है, एनर्जी बंडल। एनर्जी बंडल का मतलब एक छोटी एनर्जी, है ना। फिर यहां से जैसे ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन से एक एनर्जी का छोटी सी एनर्जी निकली, फिर थोड़ी देर बाद एक छोटी एनर्जी निकली, फिर एनर्जी भी निकली, जो ये एनर्जी निकली, फिर ये एनर्जी, फिर ये एनर्जी, और ये कहां तक पहुंच गई, प्रोटॉन तक, अगले प्रोटॉन तक। तो ये जो एनर्जी बंडल है इसे हम फोटॉन कहते हैं, है ना, या गामा रेडिएशंस कहते हैं, या गामा पार्टिकल हम यहाँ से बोल रहे है ना। ये जो साइन है, ये क्या, किसका सिंबल है, ये गामा का, है ना, अल्फा बीटा गामा ऐसे सुना है ना। तो ऐसे, तो इन्हीं गामा पार्टिकल्स के कारण, फोटॉन्स पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण, इसमें से कुछ एनर्जी इस पे जाएगी, इसमें से कुछ इस पर आएगी, इसी तरह नेगेटिव चार्ज के बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में, ऐसे। तो इन एनर्जी के एक्सचेंज के कारण यहाँ पर इनमें एक फोर्स बनता है, जिसके कारण वो रिपेल करते हैं या तो अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो उसी को हम उसका कॉज बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा दिस फोर्स इज कॉज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स और गामा पार्टिकल या गामा रेडिएशन, है ना, समझ में आया। दो चार्जेस के बीच में फोटॉन्स का एक्सचेंज होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, है ना, गामा पार्टिकल का एक्सचेंज होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा, ठीक है। चलिए, है ना, अब ये हो गया उसका फॉर्मूला हमने देख लिया अब तो, ठीक है। फिर, है ना, ये उससे रिलेटेड टर्म्स कॉज उसका देख चुके हैं, कॉज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स या गामा पार्टिकल या गामा रेडिएशन, है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, वही जो हमने इसके लिए देखी है उसी बेस पे बात करेंगे हम। तो सोर्स क्या है इसका, चार्ज, है ना, मतलब चार्ज रहेगा तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चार्ज रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। तो चार्ज कौन है, सोर्स कौन है, चार्ज है। किसके बीच में लगता है, एक्स बिटवीन द, तो है ना, क्या बोल सकते हो, जब चार्जेस के बीच में ही लगेगा, ठीक है, चार्जेस, है ना, ये चार्ज पार्टिकल, चार्जेस बोल दो या चार्ज पार्टिकल। एग्जांपल देना चाहते हो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ओके, या चार्ज बॉडीज, अंडरस्टूड है इतना, है ना। फिर नेचर क्या है, तो हमें पता है जो नेचर क्या है इसका, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगी, ये रिपेल करेंगे ना, ठीक है। तो कैसा फोर्स है, रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, दोनों नेचर होते हैं उसके, ठीक है। इट मे बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। फिर आएगी रेंज, रेंज ये भी इनफाइनाइट तक होती है, इन्फिनिटी तक। जैसे दो चार्जेस को हम इन्फिनिटी तक लेके चले गए तो भी उनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके। रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब 10 की पावर 36, 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मतलब हम ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करके बता रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर जो यहाँ पर, ठीक है, कितने वैल्यू रही 1, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, 10 की पावर 36, ऐसा। मतलब अगर ये फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है,
ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चार्जेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन है, तो यहाँ पर ये फोर्स कितना लगेगा 10⁻36 न्यूटन, मतलब बहुत है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो बहुत मच स्ट्रॉन्गर है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। उसी का एग्जांपल है बच्चों, जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था कि हम एक चौक ऐसे पार्टिकल कर देते हैं तो ये पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। इस चौक को अगर हम यहाँ चला रहे हैं तो चौक के पार्टिकल बोर्ड पर आकर चिपक गए, तो अब वो नीचे नहीं गिर रहे, तो क्यों नहीं नीचे गिर रहे, क्या रीजन है? तो वही बात है कि चौक के पार्टिकल्स को बोर्ड के पार्टिकल ने अट्रैक्ट कर लिया है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? बोर्ड के पार्टिकल और चौक के पार्टिकल के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना। अब वो कैसे लगेगा हम आगे देखेंगे। तो उसी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो वहां पर क्लिंग कर गए, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो वो पार्टिकल नीचे नहीं गिरते। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता, ग्रेविटेशनल ज्यादा होता, तो ये पार्टिकल यहाँ चिपक नहीं पाते, तो नीचे गिर जाते, ऐसा होता है ना। चलिए, तो ये था जो ठीक है उसका नेचर। फिर ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी सेंट्रल फोर्स है, और चार्ज के सेंटर से ओरिजिनेट होगा, है ना। लॉन्ग रेंज फोर्स है, ऑब्वियस द इनवर्स स्केल लॉ, ये भी इनवर्स स्केल लॉ को ऑब्वे करता है। कैन बी एक्स इन वैक्यूम, ये भी वैक्यूम में वर्क करेगा, और डिपेंड्स ऑन, बस डिफरेंस ये डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करेगा। मीडियम पर डिपेंड करेगा मतलब कैसे कि जैसे जो हम दो चार्जेस के बीच में, हमने कहा जो ये दो चार्जेस है ना, ठीक है, दो प्रोटॉन प्रोटॉन हमने कह दिए इनको यहाँ पर, ओके। तो इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। मान लो इनके बीच में हमने कहा अभी एयर और वैक्यूम में है ये, है ना, इनके बीच में कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और ये एयर और वैक्यूम में रखे, तो एयर और वैक्यूम में रखने पर मतलब इनके बीच में एयर है ना, तो इनमें 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब हम यहाँ इनके बीच में कोई मीडियम दूसरा ले आते हैं, जैसे मान लो हमने ग्लास रख दिया ऊपर ऐसे, है ना, हमने ग्लास की एक प्लेट रख दी, तब ग्लास की प्लेट रखने पर क्या होगा कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो चेंज हो जाएगा। अब वो 10 न्यूटन नहीं रहेगा, है ना, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो वो ठीक है, अभी हम उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जाते, जो ये चलिए बता देता हूँ। जो यहाँ पर एफ मीडियम, मतलब ग्लास में जो फोर्स है, ठीक है, वो इतना होता है 1/k टाइम्स टू द फोर्स इन एयर, ये तो अब ये k क्या है, तो k है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो ग्लास के लिए k की वैल्यू 5 होती है, जो k की वैल्यू 5 है, तो ये 1/5। एयर में फोर्स कितना है 10, तो फोर्स कितना बचा 2 न्यूटन। मतलब ग्लास रखने पे फोर्स, अभी आप इतना फोकस करो कि ये वैल्यूज क्या क्या है, ये अभी इस पे ध्यान मत दीजिए अभी, नहीं तो और कंफ्यूज होने लगे। तो यहाँ जो क्या समझ में आया हमको यहाँ पर कि अगर हम मीडियम रख देते हैं तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो मतलब फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करेगा, जो है ना। तो ये है उसकी प्रॉपर्टीज, इसलिए हमने लिखा कि डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ओके। फिर यहाँ उसका एक एग्जांपल लिख दे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इन स्टेबल, ठीक है, स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये है ना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब एग्जाम्पल नहीं लिख रहे थे हम, उसका हमने इंपॉर्टेंस लिख दिया यहाँ पे। एग्जाम्पल तो आप बोल सकते हो दो चार्जेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला है ना, या ऐसे देखें इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, सिग्निफिकेंस हमको पता है तो यहाँ पर कि जो है ना एटम है, एटम का हम जनरल कंस्ट्रक्शन जानते हैं। अभी एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में क्या रहेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो इससे किसका स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है, तो ऐसे होते हैं इसके बीच में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है ना न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर एक एटम बना है। फिर एटम बनेगा तो फिर क्या बनेंगे मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल से मटेरियल बनेगा। तो ये एटम जो स्टेबल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों कर पा रहे हैं, हमें मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉन को
कोई भी बॉडी को रिवॉल्व करने के लिए सेंटर के एक फोर्स जरूरी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें सेंटर से उन पे जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन हम दिखाते हैं बस, तो ये प्रोटॉन उन पर क्या लगा रहे हैं, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उस पर इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन उसके अबाउट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फोर्स, पॉजिटिव चार्ज के कारण सेंटर से फोर्स मिल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो यहाँ पर फोर्स नहीं मिल रहा होता इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी किस में नहीं रह पाते, जो ठीक है, कभी भी एटम के अंदर रिवॉल्व नहीं कर पाते। और हमें बोलते हैं कि एक एटम नहीं बन पाता ऐसे, और उससे सब्सटेंस नहीं बन पाते, है ना। तो इम्पोर्टेंस कहाँ पर है उसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एटम स्टेबल बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बराबर रिवॉल्व करते रह रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल है, तो वो है ना किसके कारण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, है ना। तो ये था हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। और इसको जो हम 12th में इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी नोट कर लीजिए इसको। चलिए है ना, अब हम बात करते हैं अगला थर्ड फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कहाँ लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, है ना। न्यूक्लियॉन जैसे हमने पढ़ा जो यहाँ पर कि, है ना, जो अभी एटम है, एटम के अंदर हमने यहाँ पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है, अभी आप ध्यान दो जो कि ये प्रोटॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे से ऐसे अटैच है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ अभी तो हमने पढ़ा, अभी तो हमने यहाँ देखा कि दो प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्शन लगता है। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर प्रोटॉनों के बीच में, जो यहाँ प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स अगर लग रहा है, तो फिर यहाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे से अटैच क्यों है ना। हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि क्यों अटैच है, ये तो फिर दूर हो जाने चाहिए थे, क्योंकि इनके बीच में तो यहाँ रिपल्शन लगना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। लेकिन हाँ, स्टडी में ये पाया गया जो कि जो प्रोटॉन्स हैं वो बाइंड है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना, बाउंडेड है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो फिर यहाँ से नेचर में ये समझ में आया कि एक और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसने इन प्रोटॉन्स को बांधे रखा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से दूसरे नेचर का है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो कैसा लगेगा, यहाँ पर अभी हमने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में अगर लगेगा तो वो रिपल्शन होगा, है ना। लेकिन यहाँ ये बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर अटैच है, तो फिर इसका मतलब नेचर में कोई एक और फोर्स है जो इन न्यूक्लियॉन्स को बांधे रख रहा है। तो ठीक है, तो बांधे रखने के लिए उस फोर्स का कैसा होना जरूरी था, अट्रैक्टिव नेचर का, अट्रैक्टिव, और किससे ज्यादा होना चाहिए था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, क्योंकि अगर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो फिर प्रोटॉन एक दूसरे से बंध नहीं पाएंगे, है ना। और स्ट्रांग अगर नहीं होगा तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीच में जो रिपल्शन लग रहा है वो उनको बंधने नहीं देगा, है ना। तो यहाँ से इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अलग है। जैसे ये प्रोटॉन है, वैसे प्रोटॉन बताता हूँ। ये एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्रोटॉन और इनके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो फिर समझ में आया यहाँ पर इस स्टडी से कि इन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से डिफरेंट है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता तो ये रिपेल कर जाते हैं और न्यूक्लियस नहीं बन पाता, है ना। तो इनके बीच में जो प्रोटॉन के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, क्या भी लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, जो कि कैसा होगा, रिपल्सिव। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो रिपल्सिव होगा, और साथ में एक नया फोर्स लगेगा जो जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कह रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा जो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। मतलब वहां पर दोनों फोर्स लगेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, इस ये वाला न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर हमने इसको नाम दिया। तो ये
इस इलेक्ट्रिक फोर्स से 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए यहाँ इनके बीच में जो रिपल्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा और इफेक्टिव कौन हो जाएगा उनके बीच में, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये होगा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब कैसे डेफिनेशन हमने बना दी उसकी, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है अट्रैक्शन फोर्स, उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, और ये किस रीजन से प्रोड्यूस होगा, तो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन। मतलब ये जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन से पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा होगा, पाई मेसॉन का, है ना। मेसॉन्स का समझो जो, फिर पाई उनकी कैटेगरी है ना। तो इस तरह से यहाँ पर मेसॉन का एक्सचेंज के कारण दो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर दो प्रोटॉन के बीच में फोटॉन का अगर एक्सचेंज होता है ना, फोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कौन सा फोर्स बनाएगा, फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स बनाएगा, है ना। फोटॉन के एक्सचेंज से इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा, और मेसॉन के एक्सचेंज से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बनेगा, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है ना, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स वहां अफेक्ट नहीं कर पाता है ना। तो ये रहेगा तो इसका रीजन, तो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन। मतलब अब इसे ध्यान रखिए कौन से पार्टिकल के एक्सचेंज होता है, अभी मेसॉन पे ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे अभी, है ना। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, चार्ज से, प्रोटॉन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना, ठीक है। मतलब न्यूक्लियॉन्स बोल दे जो, चार्ज ना बोलते हुए, क्योंकि न्यूट्रॉन इनके बीच में भी लगता है ना, इनके बीच में भी लगता है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। तो न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो हम न्यूक्लियॉन्स लिख देते हैं सोर्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। और एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन पर ही एक्ट करेगा। मतलब इस फोर्स की रेंज किसके पास ही रहेगी, जैसे ये हमारा है ना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, है ना, ये प्रोटॉन प्रोटॉन, तो इन्हीं के बीच में इन्हीं से प्रोड्यूस होगा और इन तक ही लिमिटेड रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। जैसे इसके बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो फोर्स न्यूक्लियस के बाहर तक भी नहीं पहुंच पाएगा, इतनी छोटी रेंज होती है उसकी, है ना। तो एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। मतलब दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, ठीक है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और हमेशा अट्रैक्टिव होगा, है ना। चलिए, ऑलवेज अट्रैक्टिव। रेंज अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। कहाँ तक कहा हमने, किसके अंदर ही रहता है, तो वो 10⁻⁻15 मीटर, है ना। तो ये जो हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की साइज के बराबर, तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो इसलिए न्यूक्लियन के बीच में लगेगा, मुझे बहुत कम रेंज में लगेगा। जैसे उसको थोड़ा सा और फील करने के लिए कितनी बड़ी डिस्टेंस, है ना, जैसे न्यूक्लियस के अंदर रेंज समझना उसकी, है ना। एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है ना, और इसके बाद में एक और प्रोटॉन, ठीक, और यहाँ पर एक तीसरा प्रोटॉन है ना, कनेक्टेड ये सब। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, पहले वाले ने प्रोड्यूस किया, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पहले वाले का सिर्फ दूसरे प्रोटॉन तक ही जाएगा, मतलब इतनी सी डिस्टेंस तक ही लगेगा। एक प्रोटॉन सिर्फ उसके साइड वाले प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब एक न्यूक्लियन साइड वाले न्यूक्लियन को। अगर उसके फर्दर कोई न्यूक्लियन आया, जैसे ये तीसरा आ गया, तो पहले वाले का फोर्स तीसरे तक भी नहीं पहुंच पाएगा। पहले वाले का फोर्स सिर्फ कहां तक लिमिटेड हो जाएगा, 2 तक। इतनी छोटी रेंज होती है उसकी, 10⁻⁻15 मीटर तक ही वो एक्ट करता है, जो है ना। मतलब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन अपने साइड वाले को ही अट्रैक्ट कर सकता है, हाँ, उसके साइड वाला अगले को करेगा। मतलब तीसरे तक जो फोर्स पहुंचेगा, तीसरे प्रोटॉन तक, वो फोर्स पहले का नहीं होगा, वो किसका होगा, दूसरे का होगा, है ना, ऐसे। तो इतनी छोटी रेंज होती है उसकी। अप टू द डिस्टेंस ये लिखा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ
तो नेचर में जो 4 फोर्सेस हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्गर यही फोर्स है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एन अगर हम एक बात और इसमें ऐड करना चाहें, 10⁻2 टाइम्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻38 टाइम्स, ठीक है। फिर ये नॉन कंजर्वेटिव है ना, नॉन कंजर्वेटिव मतलब इसका बात उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर नॉन सेंट्रल है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, देख ही चुके हैं कितने डिस्टेंस तक लगता है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का ऑबे नहीं करता। इनवर्स स्क्वायर लॉ का ऑबे नहीं करता मतलब जैसे हमने 2 प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस जो है ना क्या कर दी, जैसे हमने पढ़ा है इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होगा कि जो फोर्स है वो स्क्वायर के टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा। जैसे हमने कहा कि 2 चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज हो गई है ना, तो फिर फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, इसमें फोर्स जैसे एग्जांपल के लिए डिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज हुई है ना, 2 टाइम इंक्रीज हुई है डिस्टेंस। ओके, तो जो फोर्स है वो 1/4 टाइम डिक्रीज नहीं होगा, उससे कई ज्यादा टाइम्स मतलब ऐसे बोल दो r10⁻8 इतने टाइम्स है ना, 8 या 7 के आसपास जो इतने टाइम वो डिक्रीज और इंक्रीज होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे नहीं करता, इतना ध्यान रखो बस। और डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है ना। जैसे मतलब हमने कहा कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोटॉन के चार्ज पर डिपेंड कर रहा होगा, है ना। प्रोटॉन के चार्ज से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो फिर किसके बीच में नहीं लग पाता, न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं है ना। तो ये चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करेगा, चार्ज न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे भी लगना है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है ना, ध्यान रखिए। ओके, फिर कहां पर इसका इंपॉर्टेंस है, एग्जांपल लिखते हैं, इंपॉर्टेंस इन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। मतलब न्यूक्लियस कैसे बना, जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स कंबाइन हुए है ना, एक न्यूट्रॉन फिर एक प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे ग्रुप इनका बना, फिर इनके से न्यूक्लियस बना, फिर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग गए इसके अबाउट में, तो क्या बन गया, एटम बन गया। फिर एटम से 2 एटम जुड़ गए, तो फिर क्या बन गया अपने यहाँ पर, है ना, 2 एटम जुड़ गए तो मॉलिक्यूल बन गया, और मॉलिक्यूल ऐड हो गए तो फिर क्या बन गया, सब्सटेंस बन गया, है ना। तो सब्सटेंस हमारे आसपास जो हम कितने भी सब्सटेंस देख रहे हैं, मतलब हर चीज हमको सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, मेटल बोल सकते हैं। तो ये बने कैसे हैं, पहले न्यूक्लियस बना इनका, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन मिले, तो प्रोटॉन प्रोटॉन अगर नहीं मिलते, आप इमेजिन करो कि 2 प्रोटॉन नहीं मिल सकते, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन नहीं होते, तो न्यूक्लियस नहीं बनता, न्यूक्लियस नहीं बनता तो एटम नहीं बनता, एटम नहीं बनता तो मॉलिक्यूल ना ही सब्सटेंस बनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल की एग्जिस्टेंस के लिए, सब्सटेंस की एग्जिस्टेंस के लिए इस फोर्स का होना जरूरी है, मतलब हाँ, नहीं तो हमारा कोई भी मैटर है ना क्या नहीं बन पाएगा, सिर्फ किसके फॉर्म में मिलेगा, पूरा नेचर में प्रोटॉन प्रोटॉन ही मिलेंगे, सब प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, मतलब मटेरियल नहीं मिलेगा हमको, सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स ही मिलते जाएंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हम हमारे आसपास बने हुए देख रहे हैं, है ना, हमने कहा कि ये चौक बना हुआ है, ठीक है, हम बने हुए हैं, बोर्ड बना हुआ है, क्यों बना है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मिले, मॉलिक्यूल क्यों मिले, क्योंकि न्यूक्लियस मिले, तो न्यूक्लियस ही नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे, तो सब्सटेंस ही नहीं बनेगा, है ना। इसलिए ऑब्जेक्ट के बनने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये रहेगा हमारा, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, चलिए, है ना, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए तो ना, अब हम समझते हैं लास्ट जो है हमारा फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हम किसको कहेंगे, ये कहाँ लगता है ना। तो सबसे पहले तो समझना है यहाँ पर कि हमने यहाँ बीटा डीके बोला है, रेडियो एक्टिव डीके में कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल निकलते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो कहते हैं, जो तो उनके बीच में ये फोर्स लगता है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करें बीटा डीके किसे बोलते हैं, हालांकि है ना इसको 12th में जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे,
या आप 11 केमिस्ट्री में बीटा डीके को पढ़ेंगे ना, 11 फिजिक्स में बीटा डीके कहीं नहीं है अभी इस साल। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं जो न्यूक्लियस की, है ना। तो यहाँ पर अभी हम कहें एक स्टेबल न्यूक्लियस किसे कहते हैं। ओके, तो स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर अमाउंट में हो, बराबर है ना क्वांटिटी में हो, तो उसे हम स्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं जो, और उसके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं होगी, मतलब उसका ना डीके होगा ऐसा कुछ, है ना। अब अनस्टेबल मतलब कि, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं प्रोटॉन से, या प्रोटॉन ज्यादा हो सकते हैं न्यूट्रॉन से। ये दो केसेस के कारण जो, मतलब कोई एक हमारे पास एलिमेंट है, मतलब कोई मटेरियल है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है ना, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन के नंबर से, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए न्यूट्रॉन 9 न्यूट्रॉन हो गए और प्रोटॉन 7 है। यह एक केस ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन किसी में 9 हो गए और न्यूट्रॉन 7 हो गए, मतलब ऐसी दोनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियस हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनस्टेबल है। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर्स को बराबर करने के लिए उसके अंदर से वो कुछ पार्टिकल एमिट कर देगा, है ना। और वो पार्टिकल जो क्या क्या हो सकते हैं, है ना, बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो तो वो बीटा पार्टिकल अपने अंदर से निकाल लेगा, ठीक है, तो उसे हम बीटा डीके कहते हैं। ओके, अगर प्रोटॉन ज्यादा हो तो अपने अंदर से किसको एमिट करेगा, वो अल्फा पार्टिकल को एमिट कर देगा वो न्यूक्लियस, है ना। जैसे ये इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो इसके अंदर से बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर प्रोटॉन ज्यादा हो न्यूट्रॉन से, तो ये अपने अंदर से किसको निकाल देगा, अल्फा पार्टिकल को, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने न्यूक्लियस को जो क्या करता है ना, मैनेज कर लेता है, बैलेंस कर लेता है इस तरह से नंबर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बीटा डीके अल्फा डीके कहते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब शॉर्ट में समझिए तो यहाँ पर कि बीटा डीके जब होता है ना, जैसे मान लो किसी एलिमेंट में, है ना, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई एलिमेंट है जो ऐसे, है ना, उसमें, ठीक है, ये इस तरह का, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने उसमें 7 है ना, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये 16 - 7, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर होता है दोनों का सम। तो 16 में से 7 माइनस कर दो कि कितने बचेंगे, 9, है ना। तो ये हमारे पास 9 न्यूट्रॉन है उसमें। अब ये एलिमेंट क्या करेगा, अपने अंदर से किसको एमिट कर देगा, मतलब ध्यान रखिए बेटा, ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, अभी हम क्या नॉलेज है हमको कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, और उससे न्यूक्लियस बनता है। एक्चुअल में जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर और पार्टिकल्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन भी, जैसे प्रोटॉन है जो, ये भी कई और पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे हमको अभी बताया कि, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं। जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन भी जो और अदर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिसे हम कॉर्क कहते हैं जो। तो ये कॉर्क 6 तरह के होते हैं, अप डाउन 4, है ना, स्ट्रेंज, टॉप बॉटम, ऐसे। तो प्रोटॉन हमारा अप कार्क, 2 अप कार्क और एक डाउन से बना होता है। न्यूट्रॉन हमारा जो 2 डाउन और एक अप कार्क से मिलके बना होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर, ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स के अंदर भी और सारे पार्टिकल होते हैं, इतनी बात पर आप ध्यान दीजिए, है ना। तो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन अगर अपने अंदर से जो किसको एमिट कर देगा, ध्यान रखिए, प्रोटॉन अगर अपने अंदर से पॉजिट्रॉन एमिट कर देगा, तो पॉजिट्रॉन एमिट कर देगा तो वो किस में बदल जाएगा, न्यूट्रॉन में, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन अपने अंदर से किसको एमिट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को, मतलब इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और होते हैं, जैसे न्यूक्लियर न्यूट्रॉन के अंदर भी और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये किस में बदल जाता है, जो प्रोटॉन में, ये ना, मतलब इतनी बात अभी ध्यान दीजिए कि इनके अंदर और सारे पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर से और पार्टिकल निकल सकते हैं अभी। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे जो
कि न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को स्टेबल मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर को बराबर रखने के लिए वो डीके मतलब अपने अंदर से कोई पार्टिकल्स को निकाल देता है बाहर, जिसे हम डीके कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे अब हमने कोई एक एलिमेंट मान लिया, इसमें 7 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है, तो अब यह नंबर ऑफ इम्बैलेंस है। तो ये एलिमेंट क्या करेगा, जो अपने अंदर से एक प्रोटॉन है ना ये, ठीक है, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन इसमें अंदर से किसको एमिट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को। ओके, जिसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, जो ये बीटा पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर देगा, न्यूट्रॉन अपने अंदर से किसको एमिट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को अकेले एमिट नहीं करेगा, इसके साथ में एक और पार्टिकल भी एमिट करता है, जो जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं। ओके, न्यूट्रिनो। और ये हमारा अनचार्ज पार्टिकल होता है, जिससे ठीक है इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने अंदर से, ये न्यूट्रॉन के अंदर से इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बाहर आएगा। तो न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है ना। तो अब ये न्यूट्रॉन किस में बदल जाएगा, प्रोटॉन में, है ना, प्रोटॉन में बदल जाएगा ये। तो अब देखो यहाँ पर कितने नंबर हो गए, इसने एमिशन कर दिया और प्रोटॉन में बदल गया, है ना। अब ये देखो एक न्यूट्रॉन बदल गया किसमें, प्रोटॉन में, तो कितने प्रोटॉन पर हो गए, ठीक है। कौन सा डीके हुआ, कौन सा पार्टिकल निकला यहाँ से, बीटा पार्टिकल निकला, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, इसे हम बीटा डीके कहते हैं। तो बीटा डीके के बाद इसमें एक न्यूट्रॉन की कमी हो गई और एक प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन कितने हो गए होंगे यहाँ पर, 8, है ना। और न्यूट्रॉन कितने हो गए होंगे, 9 न्यूट्रॉन थे, एक कम हो गया, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये बैलेंस हो जाएगा, जो है ना, बैलेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ 8 ऊपर 16, है ना, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास कि बैलेंस हो गया, ये दोनों के नंबर्स बराबर हो गए। ये तो एक अलग बात हो गई, हम जो फोर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उस पर अब हम फोकस करें। तो बीटा डीके क्यों होता है ये हमको समझ में आ गया। अब हमने यहाँ क्या कहा जो कि जो बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होते रहती है। जैसे यहाँ से बहुत सारे न्यूट्रॉन, हमने तो एक न्यूट्रॉन की बात कही, बहुत सारे न्यूट्रॉन है, तो कुछ न्यूट्रॉन क्या करेंगे, मतलब एक न्यूट्रॉन ये है, एक न्यूट्रॉन ये है ना। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे पहले वाले से, मतलब इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे भी न्यूट्रिनो निकलेगा, है ना, और इससे भी इलेक्ट्रॉन, इससे भी न्यूट्रिनो निकलेगा। ये पहला न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, ये तीसरा न्यूट्रॉन, है ना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इन सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ना नेचर में। ये कहाँ से पता चला, उसका रीजन ये है, जो कैसे पता चला कि यार वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होना चाहिए नेचर में। स्ट्रॉन्ग तो समझ में आ गया कि भाई न्यूक्लियर बॉन्डेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर बॉन्डेड है प्रोटॉन, तो फिर वहां फोर्स होगा कोई ना कोई। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे पता चला, तो इसी से पता चला। जैसे बीटा डीके में ये इलेक्ट्रॉन, पहले न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, फिर ऐसे। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, है ना, कांस्टेंट नहीं होती, वो मोशन में रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, है ना, कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट नहीं होती मतलब क्या होती, चेंज होते जाती है, कभी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, इसकी अलग होगी, और वो भी चेंज होते रहेगी। तो फिर बात समझ में आई कि अगर इसकी एनर्जी चेंज हो रही है तो उसका रीजन क्या है ना, एनर्जी चेंज होने का। तो फिर बात समझ में ये आई कि ये जो न्यूट्रिनो है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, और इनके बीच में यहाँ एक फोर्स लगता है। इनके बीच में कौन से पार्टिकल का, बोसॉन पार्टिकल का, बोसॉन पार्टिकल का एक्सचेंज होता है। तो उस बोसॉन पार्टिकल के एक्सचेंज से यहाँ पर एनर्जी चेंज होते रहती है। तो जब बोसॉन पार्टिकल एक्सचेंज हो गए तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को नाम दिया, मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अलग था, जो है ना, थोड़ा सा उसकी वैल्यू कम थी, तो उसको नाम दे दिया गया वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रिनो अलग अलग हो रहे हैं, मतलब वो उन दोनों को बांध कर नहीं रख पा रहा, तो अलग अलग हो रहा है, तो मतलब वो वीक मान लिया गया थोड़ा सा, है ना। स्ट्रॉन्ग किसको मान लिया गया, जो उनको बांधे रख रहा है, तो बांधे रख रहा है इसलिए स्ट्रॉन्ग बोल दिया। और ये कब लग रहा है, जब ये अलग अलग हो रहे हैं,
तो इसलिए इसको नाम वीक दिया गया। तो वीक इसलिए नाम नहीं दिया गया कि वो सबसे वीक है, यहाँ पर ही इनको बांध कर नहीं रख पा रहा है, इसलिए उसे वीक बोला गया है ना। तो आया समझ में कहाँ से वीक न्यूक्लियर फोर्स की हम है ना नेचर में होता है, ये पता चला बीटा डीके से, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में चेंज होने से पता चला मुझे। तो यहाँ पर ठीक है इस तरह से ये हुआ हमारा कि है ना। आगे समझ में किसके बीच में लगता है, बीटा डीके जो हो रहा है उस बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, और वीक न्यूक्लियर फोर्स का कॉज क्या है, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ बोसॉन, बोसॉन पार्टिकल जो एक्सचेंज होते हैं है ना। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ले हम यहाँ पर है ना। ये सोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल है, किसके बीच में लगता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, जो बाहर निकलेगा उनके बीच में लगेगा है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव। और एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के बीच में लगता है, रेंज है ना, इसकी भी रेंज बहुत कम रहती है, मतलब जब वो निकलते हैं तो कुछ टाइम तक ही लगेगा है ना। तो 10⁻16 मीटर उसको बोल दिया गया, थोड़ा सा बढ़ाकर है ना। तो 10⁻16 मीटर के ऑर्डर बता रहे हैं उसका है ना एग्जैक्टली। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो ये नाम समझना, जो वीक न्यूक्लियर लिखा है इसका मतलब आप ये नहीं समझोगे कि नेचर में सबसे वीक फोर्स यही है, 4 फोर्स में से नेचर में सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। 4 फोर्स में से सबसे वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका नाम भले ही वीक है लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स की रिस्पेक्ट में अभी भी कितने टाइम ग्रेटर है, 10⁻25 टाइम ग्रेटर है, जो स्ट्रॉन्गर है ना ऐसा। चलिए ये भी फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। और इनवर्स इसको लॉ को ये भी ऑब्जे नहीं करता है। और इंपॉर्टेंस इन न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, मतलब न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अपने आप की अंदर से बीटा डीके करता है। तो बीटा डीके में होने के लिए यहाँ पर इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स ही लगेगा। ओके, तो ये रहे जो हमारे फोर्स है ना, फंडामेंटल फोर्स। चलिए है ना नोट कीजिए। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पर जैसे अभी हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े है ना, तो हमने उनकी एक थोड़ी सी समरी बना दी यहाँ पर कंपैरिजन के लिए। मतलब हालांकि हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं अभी उनकी, लेकिन एक समरी के फॉर्म में हमने टेबल फॉर्म में उसको बता दिया है ना। जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स का है ना। तो यहाँ पर सोर्स एक्स इस पॉइंट के बेस पर उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है, मास कहाँ पर ही वर्क करता है, मास पर, नेचर क्या है, अट्रैक्टिव, रेंज है इनफाइनाइट, रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 है ना। इसके कंपेयर में हम दूसरे की स्ट्रेंथ बताएंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सोर्स कौन है, चार्ज किस पे वर्क करता है, चार्ज पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है, इनफाइनाइट होगा रेंज इसकी भी। और स्ट्रॉन्ग इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर है ना। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो सोर्स न्यूक्लियॉन्स ही रहेंगे है ना। ओके, फिर अट्रैक्टिव होता है ऑलवेज अप टू डिस्टेंस 10⁻15 मीटर, मतलब 2 न्यूक्लियॉन के बीच की डिस्टेंस इतनी हो तब तक ही लगेगा। और 10⁻38 टाइम्स टू द ग्रेविटेशनल, मतलब ये टाइम्स, सॉरी यहाँ स्ट्रॉन्गर लिख देना, जो स्ट्रॉन्गर यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर में स्ट्रॉन्गर लिखना भूल गए, स्ट्रॉन्गर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। फिर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। कहाँ अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होगा और अप टू डिस्टेंस 10⁻16 मीटर और 10⁻25 टाइम्स टू द स्ट्रॉन्गर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब नाम से देखना, जो नाम से आपको लग रहा होगा कि वही यही वीक फोर्स होगा 4 फोर्स में, नहीं बेटो, इसका नाम भले ही वीक है, वो इसके कंपैरिजन में वीक है ना, लेकिन वो अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसा है, स्ट्रॉन्गर इतने टाइम पे। तो ये रहा उनका कंपैरिजन। फिर अगला जो हमने बोला ड्राइड फोर्स, तो ड्राइड फोर्स जो फंडामेंटल फोर्सेस से मिलके बने होते हैं, विच कॉजेज ड्यू टू द फंडामेंटल फोर्सेस, उसके हमने डेफिनेशन भी लिख दिए यहाँ पर, और एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना। तो ये रहेगा हमारे पास है ना फोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज। चलिए है ना, नोट कर लीजिए।